नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान। खास मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। खास मुलाकात में आज हमारे साथ आरटीडीसी के चेयरमैन हैं और इससे पहले राजस्थान बीज निगम के अध्यक्ष भी रहे हैं। नमस्कार धर्मेंद्र राठौड़ साहब। नमस्कार राठौड़ साहब, आपकी बात करते हैं तो कर्मचारी आंदोलनों में आपकी सक्रिय भूमिका हमने शुरू से देखी है। उस दौरान आप जस्टिस वीएन तारामुंडे, एमजे मुखर्जी से लेकर के रजनी कोठारी, संदीप पांडे, अरुणा राय तक से आपका संपर्क रहा। मतलब एक लेफ्ट की जो विचारधारा है, एक समाजवादी विचारधारा है, उससे आपका जुड़ाव शुरुआत में हमने देखा है। आरपी सराफ साहब से भी आपका काफ़ी अच्छा ताल्लुक रहा, काफ़ी प्रभाव रहा है। तो सरकारों के खिलाफ जब आप प्रतिरोध के पैरोकार रहे हैं और वहाँ से इस पॉलिटिक्स में आना आपका कैसे हुआ? देखिए, जैसा आपने कहा कि मैं वामपंथी और साम्यवादी लाइन को मैंने पढ़ा है, समझा है, थोड़ा बहुत उस पर चलने की कोशिश भी की है। मेरा आरपी सराफ साहब से ताल्लुक के संपर्क 89 में जब मैं राजस्थान सरकार की मंत्रालय संवर्ग की सेवा में आ गया। आरपी सराफ साहब जो एक विचारक थे, साम्यवादी विचारधारा के देश की राजनीति के बहुत बड़े स्तंभ थे। बाद में उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई जिसका नाम था इंटरनेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी, आईडीपी। तो उन्होंने हमें समझाया कि अभी दुनिया में यानी ऐसी विचारधारा बने जो एक तरफा नहीं हो, एक तरफा साम्यवादी भी नहीं हो, एक तरफा पूंजीवादी भी नहीं हो। उनसे संपर्क में आने के बाद मुझे बहुत सी जानकारियाँ मिली, बहुत से मैंने स्टडी सर्किल ज्वाइन किए उनके साथ, और उनकी विचारधारा के साथ साथ ही मैं ट्रेड यूनियन में जो एम्प्लॉय यूनियन है उनमें भी मैं काम करता रहा। और उसी की बदौलत थी कि मैं बहुत ही 1 साल की मेरी नौकरी थी 89 में ही, यानी 88 में मैं सरकारी नौकरी में आया और 89 में मेरी 1 साल की नौकरी में मैं पशुपालन विभागीय समिति का वरिष्ठ उपाध्यक्ष में बनाया गया। आगे चल के जितने भी सामाजिक आंदोलन हुए, अरुणा राय जी का मुझे आंदोलन आज भी याद है कि जब सूचना के अधिकार को लेके उन्होंने पहला धरना शुरू किया ब्यावर के चांद गेट से। उस वक्त भैरू सिंह जी यहाँ मुख्यमंत्री होते थे और मैं करीब करीब रोज उस धरने में मैं शिरकत करने जाता था। हमारे साथी जो सवाई सिंह जी जो सर्वोदयी नेता थे, हमारे साथी तेजपाल सिंह जी थे राजस्थान विश्वविद्यालय में, अब तो वो एक्सपायर हो गए, मेरे बहुत गहरे मित्र थे। इंदर सिंह, कामरेड इंदर सिंह, वो हमारे साथी थे। आपका उसमें सक्रिय भागीदारी नजर आती है। लेकिन 2002 के बाद से जब हम देखते हैं तो आपका एक जुड़ाव है कांग्रेस की तरफ होता है। मैं ट्रेड यूनियन लाइन से निकला, मैं कर्मचारी नेता के रूप में काम करता रहा और एक समय आया जब मैं राजस्थान के जो जितने बड़े कर्मचारी नेता थे उनके सानिध्य में भी मुझे काम करने का अवसर मिला। उदय सिंह जी राठौड़, लल्लू सिंह जी राजावत, गिरिराज किशोर जी शर्मा, राम किशोर जी अग्रवाल, लक्ष्मण सिंह जी चौधरी, इनके साथ भी मेरा को कुछ सीखने का, काम करने का मौका लगा। तो मैं जो लगता था कि कांग्रेस पार्टी जो है जो पूरे देश लेवल पे है, ये एक ऐसी पार्टी है जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको मानने वाली ऐसी आइडियोलॉजी है। एक ऐसी, इसमें अशोक गहलोत एक ऐसे नेता लगते थे कि इनसे मैं उनसे इंस्पायर हुआ कि कभी काम करने का मौका लगे तो हम अशोक गहलोत जी के साथ काम करें। तो और इत्तेफाक देखिए आप कि होते होते एक राजस्थान में बड़ा आंदोलन, कर्मचारी आंदोलन हुआ 99 में, जब अशोक गहलोत जी पहली बार मुख्यमंत्री बने। 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल माननीय मुख्यमंत्री जी से समय लेके मिलने गया, उसमें से एक मैं भी था। उस जमाने में एक नारा लगता था जो हमको सिखाया गया, हमने सीखा कि चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी। और उस नारे से हम लोग जब मुख्यमंत्री जी से के पास गए और वो बोनस की बात पे सहमति नहीं हुई और वो एक छोटी सी बात वो धीरे धीरे होती होती और वो राजस्थान में एक हड़ताल की तरफ चली गई। लेकिन मुख्यमंत्री जी का मिलना जुलना, उनकी सदा सहता, ये मुझे बहुत पसंद आई। राठौड़ साहब, 1999 में वो जो 7 लाख कर्मचारियों की हड़ताल हुई थी, ऐतिहासिक हड़ताल हुई थी, आपने यही सरकार थी
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे, उनके राज में वो हड़ताल का आपने नेतृत्व किया था। और आज उसी पार्टी, उन्हीं मुख्यमंत्री के यहाँ पर आप, उनका भरोसा इतना आप पर है कि उन्होंने न केवल आपको एक बार बीज निगम का अध्यक्ष बनाया और अब की बार आरटीडीसी का। राजस्थान के नज़रिए से देखें तो एग्रीकल्चर और टूरिज्म यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और दोनों के आप चेयरमैन रहे हैं। इस बदले हुए रोल को और ये जो भरोसा है, इस भरोसे को आप कितनी बड़ी जिम्मेदारी के हिसाब से देखते हैं? इस मनुष्य जीवन में कुछ ऐसी बातें होती है जो आदमी को आम से खास बनाती है। उसमें सबसे बड़ी बात मैं जो सीखी है, मानता हूं, वो है भरोसा। तो राजनीति में ही नहीं, हर जगह अगर किसी चीज की कमी है तो वो है भरोसे की कमी है। तो सीएम साहब आप पर जो भरोसा करते हैं, भरोसा, आप जो आपको रोल दें, कोई भी आपका घर का मुखिया आपको रोल दे, उस रोल को बहुत जिम्मेदारी के साथ, और उनका भरोसा जो आप पे किया है, वो भरोसा जब आदमी करता है तो उस भरोसे को बने रहे, इस बात की चिंता करके काम दिया जाता है। जब मैं कर्मचारी नेता था, कर्मचारियों ने मुझे मेरे पे भरोसा किया था कि धर्मेंद्र राठौड़ को हम प्रदेश अध्यक्ष बना रहे हैं, कि मैं भरोसे पे कायम रहा। यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी अगर पूंजी है, और मैं ईश्वर से प्रार्थना यही करता हूँ कि ईश्वर मुझे दे, कम या ज़्यादा दे, और मुझे इतना दिया है जितनी मैंने कल्पना भी नहीं की, लेकिन ऐसा जरूर रखना, ऐसा विश्वास मेरे पे जरूर रखना कि मैं मेरे भरोसे पे, जब तक मेरे में सांस है, मैं मेरे भरोसे पे चलता रहूं। तो जिन्होंने आप पर भरोसा किया है, उनका भरोसा आप पर कायम रहे, ये आपका प्रयास रहता है। खास मुलाकात में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। खास मुलाकात में आज हम बातचीत कर रहे हैं आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ साहब से। राठौड़ साहब, आप आरटीडीसी के चेयरमैन हैं। आरटीडीसी की हालत अभी कुछ दिनों पहले तक जो थी वो किसी से छुपी हुई नहीं है। आपने इसको फिर से तंदुरुस्त बनाने के लिए क्या नवाचार आपने किए हैं? आरटीडीसी की एक जमाने में तो ऐसा नाम था इसका कि सिफारिशें होती थी। मैं जब कॉलेज करने आया जयपुर 1985-86 में, अग्रवाल कॉलेज में मैं पढ़ने आया, तब यूँ होता था कि आरटीडीसी का कोई कर्मचारी मिल जाए, वो थोड़ा सा लिफ्ट दे दे तो बहुत बड़ी बात होती थी। ये आरटीडीसी का स्टेटस था। आरटीडीसी का पूरे देश में राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का नाम था। प्रथम अध्यक्ष जयपुर राजमाता गायत्री देवी रही हो। उसके बाद में महाराजा गज सिंह जोधपुर, जो अभी भी हैं, जो टूरिज्म की, ये कह सकते हो आप उनको कि टूरिज्म इंडस्ट्री के एक पायोनियर है, एक एम्बेसडर है, वो इसके चेयरमैन रहे। उस लीगेसी को आगे बढ़ाने का जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे दी है। इससे बड़ी बात मेरे लिए क्या हो सकती है? तो मेरा मन था कि जो मैं कॉलेज में पढ़ता था, नाम था आरटीडीसी का, वैसा नाम आरटीडीसी का करूं वापस। जो मैंने ज्वाइन किया उसी दिन कहा कि एक मेरे में कर्मचारी नेता का भाव था कि कर्मचारी जो आरटीडीसी का मायूस हो गया है। 250 कर्मचारी आरटीडीसी के दूसरे कारपोरेशन में, दूसरी सरकारी कंपनियों में डेपुटेशन पे, उनको रिवर्स डेपुटेशन पे भेज दिया गया था। मैंने ज्वाइन किया उस टाइम। कर्मचारियों को सैलरी टाइम पे नहीं मिलती थी, और पिछली सरकार में तो स्थिति ये बन गई थी कि आरटीडीसी को बंद करने की तैयारी कर ली थी। तो ये चैलेंज जब मेरे को मुख्यमंत्री जी ने दिया, और मुझे आज बताते हुए खुशी है, आरटीडीसी के कर्मचारियों की सैलरी टाइम पे मिल रही। 1 तारीख को सारा बकाया भुगतान उनको चुका दिया। उन्हीं आरटीडीसी के कर्मचारियों की बदौलत मैंने उन कहा प्रेस में कि मैं 2 काम करूंगा, आरटीडीसी कर्मचारी और अधिकारी का मनोबल अप करूंगा, और दूसरा मैंने वादा किया था कि पैलेस ऑन व्हील जो आरटीडीसी की नहीं,
राजस्थान की नहीं बल्कि पूरे देश की नाक है जी। तो पैलेस ऑन व्हील इतने साल बंद रही थी, आपने इसको दोबारा आकर के शुरू करवाया। हमारा विजन है आगे कि ये और अच्छे से चले, उसके लिए दीर्घकालीन योजना बनाई और कैबिनेट ने उसको O&M पे देने का फैसला किया। और अब जब टेंडर प्रक्रिया पूरी करके और O&M पे हम पैलेस ऑन व्हील को दे रहे हैं जल्दी, और हमारा उससे क्या होगा कि आरटीडीसी की इनकम परमानेंट इनकम हो जाएगी, आरटीडीसी की लायबिलिटी कम हो जाएगी और हमारे कर्मचारी जो आरटीडीसी के हैं उनका हित भी सुरक्षित रहे। यानी हमारी जितनी प्रॉपर्टी आरटीडीसी की है, जिनमें एक पैलेस ऑन व्हील है, तो ये जितने भी होटल मोटल मिडवे जहाँ जो जो हमारी प्राइड प्रॉपर्टी है उन सब में जीर्णोद्धार का काम शुरू करके, और जो प्रॉपर्टी आरटीडीसी खुद चलाने में सक्षम है उनको हम चलाएंगे। हमारे जो आरटीडीसी कर्मचारी है, अधिकारी है, उनका हितों का ध्यान रखते हुए उनको चलाएंगे। और जो हमारी बंद पड़ी है प्रॉपर्टीज, जो करीब 34-35 प्रॉपर्टी हमारी बंद पड़ी है और वो लॉसेज में थी, कई सालों से बंद पड़ी है, हमने सारे कर्मचारियों नेताओं से बात करके बाकायदा डायलॉग पूरा करके उनसे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसमें उनको इन्वॉल्व करके, यानी हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि मेरे राज्य का कर्मचारी वो बहुत खुश रहे, इसीलिए तो उन्होंने ओपीएस लागू की राजस्थान में। ओपीएस की बात की आपने, तो आरटीडीसी में भी आपने ओपीएस लागू किया है। आपको क्या लगता है ओपीएस एक राजनीतिक मुद्दा है? खाली मुद्दा ही नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है ये। मैं तो आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी को कि ओपीएस उनको पूरे देश के कर्मचारियों के लिए लागू कर देना चाहिए। अब आपको मैं इसका कारण बता रहा हूँ, इसकी रीजनिंग बता रहा हूँ कि कुछ लोग कहते हैं या कुछ इकोनॉमिस्ट ने भी कहा है कि ये देश के खजाने पे भार पड़ेगा इसका, ये आर्गुमेंट है, ये रीजनिंग देते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, क्या 2003 तक पूरे देश में ओपीएस लागू नहीं थी? उत्तर आएगा हाँ। अगर हाँ उत्तर आता है तो क्या देश 2003 तक तरक्की नहीं किया? तो और 3 से और ये 23 आ गया, 20 साल में क्या आपने आर्थिक खजाना बचा के ये एक्सट्रीम पूंजीवाद की तरफ बढ़ने का है? ये इसको कहते हैं क्रोनिक कैपिटलिज्म कहते हैं इसको। स्टेट की ड्यूटी है, सरकारों की ड्यूटी है कि वो साम्यवादी विचारधारा और पूंजीवादी विचारधाराओं का मिश्रण करें। आप अंधाधुंध निजीकरण की तरफ बढ़ रहे हो, उससे हो क्या रहा है? उससे गरीबी और अमीरी में खाई बढ़ रही है, उसमें असुरक्षा का वातावरण बन रहा है। आप एक और बताइए, जब हम सरकारी योजनाएं लागू करते हैं उनको इम्प्लीमेंट कौन करता है? सरकारी कर्मचारी। हमारा स्टेट का कर्मचारी बहुत सुरक्षित जीवन के साथ बहुत प्रसन्न है, और जब प्रसन्न व्यक्ति होगा, जब हैप्पी इंडेक्स रहेगा, तो ही तो हम मिलकर सब तरक्की करेंगे। तो सामाजिक सुरक्षा या जो सिक्योरिटी की बात है वो भी आपके हिसाब से एक पॉलिटिकल इशू है। एक चीज़ और है राठौड़ साहब, आप आरटीसी के चेयरमैन रहते हुए पुष्कर में आप काम करवा रहे हैं धार्मिक पर्यटन का। बीजेपी ने भी अपने राज्य में महाकाल कॉरिडोर बनाया, तो क्या आपका जो पुष्कर में जो काम करवाया जा रहा है ये क्या उस बीजेपी के उस काम का जवाब है? उसमें पुष्कर भी एक धार्मिक स्थान है, एक पर्यटन नगरी है पुष्कर। उसका विकास जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। बीजेपी कहने को हिंदू मंदिरों की बात करती है, बीजेपी कहने को गाय की बात करती है। अगर आप 2 मुद्दों पर भी आप बात करोगे राजस्थान में, बाकी तो सोशल सिक्योरिटी स्कीम की तो मैंने बता ही दिया कि पूरे देश में कहीं कोई ऐसा राज्य नहीं है जो राजस्थान के मॉडल की चर्चा नहीं करता हो। हमारा एक काम करने का तरीका है ये। गाय के लिए, गायों के लिए जितना अनुदान राजस्थान में है, 9 महीने का अनुदान, उतना देश के किसी राज्य में नहीं। और नंदीशालाओं को तो 12 महीने का अनुदान है। इसी तरह पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर कोई जमाने में शंकराचार्य जी ने इसका जीर्णोद्धार किया था। मैं खुद पुष्कर के पास में मेरा गांव है नांद, क्योंकि मैंने आंखों से देखी है। तो पुष्कर सरोवर में गंदा पानी रुके, ये वहां के तीर्थ पुरोहितों की मांग थी। ब्रह्मा मंदिर का जीर्णोद्धार हो, कोई जमाने में शंकराचार्य जी ने किया था, उसके बाद जीर्णोद्धार नहीं हुआ था, ये मांग है। और 24 कोस की जो परिक्रमा मार्ग है ये दुरुस्त हो, अच्छी बने, जैसे गोवर्धन जी की परिक्रमा मार्ग है।
अब आप देखेंगे कि पुष्कर आने वाला टाइम जो होगा पुष्कर का, वो पुष्कर मैं और की तुलना तो नहीं कर। खास मुलाकात में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम बातचीत कर रहे हैं आरटीडीसी के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ साहब से। राठौड़ साहब, आप आरटीडीसी के चेयरमैन हैं जो पर्यटन विभाग के अंतर्गत आता है। आपके उस स्ट्रक्चर को देखें तो पर्यटन मंत्री हैं विश्वेंद्र सिंह जी, आपके राज्य मंत्री मुरारी लाल मीणा जी। पॉलिटिक्स और भरोसे की राजनीति की जब बात करते हैं तो निष्ठाएं अपनी अपनी जगह पर होती हैं। हमने जो अगस्त 2020 का एपिसोड देखा था जब पार्टी में संतोष आया था, तो इन दोनों की निष्ठाएं कुछ अलग तरह से थी। आप जब उनके साथ काम कर रहे हैं तो क्या दोनों से कभी उन मुद्दों पर, उन बातों पर कभी चर्चा होती है? देखिए, जैसा मैंने आपको कहा कि मैं मेरे काम से काम रखता हूँ। एक माननीय पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह जी जो हैं, उनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ और मुझे ये बताते हुए आपको खुशी है कि उन्होंने मेरे पे बहुत भरोसा किया और मुझे एक तरह से उन्होंने फ्री हैंड भी, कभी मेरे जो आरटीडीसी के काम में उन्होंने कभी न इंटरफेयर किया, न कभी कोई दबाव किया। और आज तक हमारे रिश्ते, जब से मैं बना हूँ चेयरमैन, और आज दिन तक हमारे कभी कोई बात किसी तरह की, और उनका पूरा आशीर्वाद मेरे को प्राप्त है। और मैं तो ये भी बताती हूँ आपको, मुझे खुशी है कि पहले आरटीडीसी और पर्यटन विभाग में समन्वय की कमी थी। मैं जब ज्वाइन किया, मेरे को ज्वाइन करवाने भी दोनों आए, पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह जी और पर्यटन राज्य मंत्री मुरारी लाल जी मीणा। मुरारी लाल जी मीणा के तो मेरे व्यक्तिगत रिलेशन इतने गहरे हैं कि जो सभी को पता है। हम आपस में एक दूसरे के दुख दर्द में भी हम, उनकी निष्ठाएं उनकी जगह है, मेरी निष्ठाएं मेरी जगह है, लेकिन हमारा व्यक्तिगत रिश्ता है वो बहुत अच्छा है। निष्ठा और भरोसे के साथ में कुछ जिम्मेदारियां भी आती हैं और फिर टास्क भी दिए जाते हैं। तो हमने अधिकतर देखा है कि आप टास्कमैन की भूमिका में नजर आते हैं सरकार की तरफ से, पार्टी की तरफ से। 25 सितंबर 2020 को जो एपिसोड हुआ था, उस रात क्या हुआ था? आप भी भूमिका में थे। मैंने कहा ना साहब कि मैं बहुत रिलीजियसली, बहुत जिम्मेदारी के साथ, पार्टी इंटरेस्ट में, तो मैं वो काम, हर काम करता हूं जो पार्टी इंटरेस्ट में हो। मैंने कभी पार्टी का अनुशासन का वायलेशन नहीं किया। तो और मैं एक बात और बता दूं कि जो भरोसा पार्टी माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे पे करते हैं, मेरी पूंजी वही है, मेरी पहचान यही है। मुझे बताते हुए आपको खुशी है कि मैं हर परीक्षा में, भरोसे की हर परीक्षा में मैं सफल रहा हूं। और मैंने कहा कि ये मेरी पूंजी है। मैं चाहता हूं कि इस परीक्षा में सफल होता रहूं, ये मेरी पहचान बने। भरोसा का कोई विकल्प नहीं। डॉक्टर साहब, भरोसा और निष्ठा पूंजी है, तो दूसरी तरफ इसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है। उसी साल 2020 में ही जुलाई में आप पर इनकम टैक्स की रेड भी हुई थी। भरोसे की परीक्षा बहुत होती है, निष्ठा पर हमले बहुत होते हैं। अपने जितने भी आप देखिए, भगवान राम को 14 साल का वनवास हुआ। उस वक्त ये लगा कि बहुत गलत हुआ, लेकिन रावण का अंत हुआ। भगवान राम को 14 साल बाद में पुनः राज तिलक हुआ। इसलिए जो नेक काम पे चलेगा, नेक रास्ते पे चलेगा, निष्ठा पे रहेगा और भरोसे पे होगा, तो उसको पल पल पे परीक्षा देनी पड़ती है। और लेकिन जैसा कहा है कि वह मुदई चाहे लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। डॉक्टर साहब, चुनावी साल है, मुद्दे बहुत सारे आ रहे हैं। आपकी विपक्षी पार्टियां सरकार को घेरने के लिए बहुत से मुद्दे उठा रही हैं। पेपर लीक है, भर्ती परीक्षाएं हैं, आरपीएससी मेंबर की गिरफ्तारी भी हुई है, और अभी हाल ही में
इसमें ईडी की एंट्री भी हो गई है। तो ये जो एजेंसियों के जो पॉलिटिकल इस्तेमाल की जो एक बात है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? अनफॉर्चुनेट है। ईडी हो, इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो, चाहे स्टेट की एजेंसियां हो, अपराध की रोकथाम के लिए वो काम करें, करना ही चाहिए, उनकी ड्यूटी है। अपराधी चाहे नकल का हो, अपराधी चाहे किसी भी तरह का अपराध हो, चाहे आर्थिक हो और चाहे वो सामाजिक हो, किसी भी तरह के अपराध की जो काम दिया गया है भारत के संविधान के अंतर्गत एजेंसियों को दिया गया है, कभी कोई आवाज नहीं उठी है। ये गृह मंत्री जी के कानों तक भी जारी होगी, तो उनको आगे आके इस पर बात करनी चाहिए, उनको बोलना चाहिए, क्योंकि भारत देश एक ऐसा देश है जिसमें लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी हैं। संविधान से देश चल रहा है। अगर ये बात उठ रही है तो इसके बारे में उनको बोलना चाहिए। दूसरी बात, अगर विपक्ष के नेताओं को निशाना वो बना रहे हैं चुन चुन के, अगर ये राजनीतिक बदले की भावनाओं से किया जा रहा है तो क्या गलत नहीं है क्या? लेकिन क्या पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता जो ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई की जांच के दायरे में नहीं है? एक तो होगा। ये साबित करता है कि देश में इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई का राजनीतिक एजेंडे के तहत इस्तेमाल हो रहा है। अभी चुनाव राजस्थान में आने वाले हैं, अब ईडी की एंट्री हो रही है, पूरा देश देख रहा है। शायद तभी आपके नेता बोल रहे हैं कि हमें तो पहले से पता था ईडी और सीबीआई तो आएंगी। ये तो बहुत दिन से आवाज आ रही थी, बहुत दिनों से, कि अब राजस्थान में चुनाव आने वाले हैं तो यहाँ इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई की एंट्री होने वाली है। ये तो लेट आए, ये तो इंतजार 6 महीने पहले से ही है। तो ये अनफॉर्चुनेट है। और ये जो इस देश की जो डेमोक्रेसी है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ आपको, फिर भी इस देश की डेमोक्रेसी की जड़ें बहुत गहरी है। ये देश ने बहुत सा दौड़ देखा है। ये देश न डरने वाला है न झुकने वाला है। ये देश बहुत मजबूत है। जब अंग्रेजों से नहीं डरे हम भारतवासी, तो हम अपनों से तो क्या डरेंगे? आखिर अपने तो अपने ही। खास मुलाकात में आने के लिए राठौड़ साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। खास मुलाकात में आज बस इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।